बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सेकंड ईयर केमिस्ट्री, चैप्टर 19, बेसिस ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और इसमें आज लेक्चर 7 है, अंडरस्टैंडिंग द ऑर्गेनिक रिएक्शंस। ये लेक्चर 7 है, ये समझने से बड़ा इम्पोर्टेंट है कि इसमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में यूज़ होने वाली बेसिक टर्म्स को हम डिस्कस करेंगे कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो है वो किस तरह से जो है वो रिएक्शन देते हैं और उनकी बॉन्ड ब्रेकिंग कैसी होती है। और इसमें हम बहुत सी इम्पोर्टेंट टर्म्स पढ़ेंगे, तो इसलिए ये लेक्चर जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी लेक्चर है। अच्छा, और ये भी मुमकिन है कि इस लेक्चर में से कुछ भी ना पूछा जाए, लेकिन आगे आने वाले ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में रिएक्शंस के लिए ये आज का लेक्चर जो है वो क्या है, उसकी बेस है, उसकी बुनियाद है, इसलिए इसको अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है। और ये भी मुमकिन है कि इसमें से शॉर्ट क्वेश्चन बन सकता है। इसमें ऐसे टॉपिक्स हैं इसमें ऐसे टॉपिक्स हैं जिनसे शॉर्ट क्वेश्चन बन सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। ऑर्गेनिक रिएक्शंस यूजुअली कैसे होते हैं? सिंपल रिएक्शंस नहीं होते, बल्कि क्या होते हैं, कॉम्प्लिकेटेड या कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस होते हैं। जैसे इनको अंडरस्टैंड करने के लिए हमें कुछ बेसिक स्टेटमेंट्स को देखना है। तो सबसे पहले कि देयर आर टू वेज इन विच कोवलेंट बॉन्ड्स आर ब्रोकन डाउन। दो वेज हैं जिनमें कोवलेंट बॉन्ड टूटते हैं। एक है होमोलिटिक बॉन्ड फिशन और एक है हेटेरोलिटिक बॉन्ड। टू वेज में कोवलेंट कंपाउंड्स के बॉन्ड्स जो है वो ब्रेक करते हैं, होमोलिटिक और हेटेरोलिटिक बॉन्ड फिशन। इसको हम लेटर ऑन जो है वो बहुत डिटेल से डिस्कस करेंगे विद एग्जांपल्स। इसी तरह से देयर आर थ्री बेसिक टाइप्स ऑफ रिएजेंट्स: फ्री रेडिकल्स, इलेक्ट्रोफाइल्स एंड न्यूक्लियोफाइल्स। ये ऑर्गेनिक रिएक्शंस करवाने के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएजेंट्स हैं। तो इनको भी हम बहुत डिटेल से एग्जांपल्स के साथ आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे। फिर इसके बाद कुछ जो ना ऑर्गेनिक रिएक्शंस के टाइप्स हैं, फोर तो नहीं है, फिर फोर से ज़्यादा टाइप्स के यहाँ पे डिस्कस किए गए हैं बुक में। तो इसके अलावा भी हम कुछ रिएक्शंस जो है वो इन फोर टाइप्स के अलावा भी कुछ रिएक्शंस जो है वो डिस्कस करेंगे। तो इसके बाद हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि बॉन्ड कोवलेंट बॉन्ड्स ब्रेक किस तरह से करते हैं, होमोलिटिक बॉन्ड फिशन क्या है और हेटेरोलिटिक बॉन्ड फिशन क्या है। ब्रेकिंग ऑफ कोवलेंट बॉन्ड्स। तो सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि कोवलेंट कंपाउंड्स के बॉन्ड टूटते कैसे हैं, ब्रेक कैसे हैं। तो कोवलेंट बॉन्ड्स की ब्रेकिंग दो टाइप की होती है। एक होती है होमोलिटिक बॉन्ड फिशन या होमोलिटिक बॉन्ड क्लीवेज। इसके लिए बॉन्ड क्लीवेज का वर्ड भी यूज किया जाता है, या होमोलिटिक फिशन भी कहा जाता है, या इसको होमोलाइसिस भी कहा जाता है। तो इसके डिफरेंट नाम है। होमोलिटिक बॉन्ड फिशन। अच्छा, होमोलिटिक बॉन्ड फिशन कब होगी? होमोलिटिक बॉन्ड फिशन तब टेक प्लेस करेगी जब आप नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड को ब्रेक करेंगे। जब नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड को ब्रेक करेंगे, और इस तरह ब्रेक करेंगे कि जो शेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो क्या होगा, वो बॉन्डेड एटम्स के बीच में किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट होगा, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट। तो होमोलिटिक बॉन्ड फिशन कैसे होगी? जब होमोलिटिक बॉन्ड फिशन तब होगी जब आप नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड ब्रेक करेंगे, और ऐसे ब्रेक करेंगे कि जो शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो दोनों बॉन्डेड एटम्स के बीच में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो। जैसा कि यहाँ देखिए, ये क्लोरीन टू क्लोरीन सिंगल कोवलेंट बॉन्ड है, और ये जो बॉन्ड है ये कंसिस्ट करता है टू इलेक्ट्रॉन से, यानी वन इलेक्ट्रॉन पेयर। तो अगर इस बॉन्ड को इस तरह से ब्रेक किया जाए कि ये बॉन्ड सेंटर से ब्रेक किया जाए और एक इलेक्ट्रॉन एक क्लोरीन एटम के पास और दूसरा इलेक्ट्रॉन दूसरे क्लोरीन एटम्स के पास चला जाए, तो इस तरह की जो बॉन्ड फिशन है इसको कहेंगे होमोलिटिक बॉन्ड फिशन। अच्छा, अब यहाँ पे क्या बनेगा? Cl एटम विद एन इलेक्ट्रॉन और एक और Cl एटम विद अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अब ये जो दोनों क्लोरीन एटम है ये क्या कंटेन कर रहे हैं? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। इसके लिए आगे चलकर हम एक नई टर्म भी डिफाइन करते हैं, लेकिन उससे पहले ये एग्जांपल भी देख लें, फिर आगे मूव करते हैं। तो ये है CH4। अब CH4 में कार्बन टू हाइड्रोजन एक बॉन्ड तोड़ना है। तो ये बॉन्ड भी अगर हम सेंटर से ब्रेक करें और इस तरह से कि एक इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन को जाए और एक इलेक्ट्रॉन कार्बन को जाए, तो क्या बनेगा? CH3 विद
CH3 where a carbon contains unpaired electron and hydrogen atom with unpaired electron. अब ये जो डॉट है, ये जो हमने इन एटम्स के ऊपर एक डॉट लगाया है, ये बुनियादी तौर पे क्या है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, जो कि इन एटम्स ने कहाँ से गेन किया है, जब बॉन्ड ब्रेक हुआ है तो वहां से इन दोनों एटम्स को एक एक इलेक्ट्रॉन जो मिला है, ये वहां से इन एटम्स ने क्या किया है, गेन किया है। तो अब ये जो एक इलेक्ट्रॉन इन एटम्स पे आ जाता है, इसके लिए एक स्पेसिफिक टर्म है और वो क्या है, फ्री रेडिकल्स। फ्री रेडिकल्स क्या होते हैं, एन एटम और ग्रुप ऑफ एटम विद अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नोन एज फ्री रेडिकल। कोई एटम या कोई ग्रुप ऑफ एटम जिस पे क्या मौजूद हो, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मौजूद हो, उसको क्या बोलते हैं, फ्री रेडिकल। इसका मतलब है कि यहाँ पे क्या बन रहे हैं, क्लोरीन फ्री रेडिकल, ये CH3 फ्री रेडिकल और ये हाइड्रोजन फ्री रेडिकल। अब ये जो फ्री रेडिकल्स होते हैं, ये कैसी स्पीशीज होती हैं, दे आर एक्सट्रीमली रिएक्टिव इंटरमीडिएट्स। और ये एक्सट्रीमली रिएक्टिव इंटरमीडिएट्स क्यों हैं, क्योंकि यहाँ पे जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है उसकी क्या टेंडेंसी है, टू बी पेयर्ड, कि वो क्या हो जाए, पेयर्ड हो जाए। तो इसलिए ये जो फ्री रेडिकल्स हैं, ये फौरन क्या करते हैं, रिएक्ट करते हैं, ये बहुत ज्यादा स्टेबल नहीं होते, ये अनस्टेबल होते हैं और ये हाईली एनर्जेटिक होते हैं। क्योंकि हाईली एनर्जेटिक है तो क्या होंगे, स्टेबिलिटी इनकी कम होगी। इसके बाद हम बात करते हैं हाइड्रोलिटिक बॉन्ड फिशन पे। होमोलिटिक बॉन्ड फिशन के बाद हम बात करते हैं हाइड्रोलिटिक बॉन्ड फिशन। हाइड्रोलिटिक बॉन्ड फिशन में इलेक्ट्रॉन बराबर डिस्ट्रीब्यूट नहीं होते, बल्कि ये जो हाइड्रोलिटिक बॉन्ड फिशन है, यहाँ पे जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा, बॉन्डेड एटम्स के बीच में अनइक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा। यानी ऐसा नहीं होगा जैसे पहले हो रहा था कि एक इलेक्ट्रॉन एक एटम के पास, दूसरा दूसरे का, बल्कि यहाँ पर यह होगा कि एक एटम जो है वो दोनों इलेक्ट्रॉन रखेगा और वो क्या बन जाएगा, नेगेटिवली चार्ज। और वो जो दूसरा एटम इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो जाएगा, उस पे कौन सा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। देखिए हाइड्रोलिटिक बॉन्ड फिशन में क्या हो रहा है कि वो जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो अनइक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, और इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है कि एक एटम दोनों इलेक्ट्रॉन लेके जा रहा है और एक एटम के पास कुछ नहीं बच रहा। तो जो एटम दोनों इलेक्ट्रॉन लेके जा रहा है वो क्या हो जाएगा, नेगेटिवली चार्ज, और जिस एटम पे इलेक्ट्रॉन की कमी रह रही है, डेफिशिएंसी रह रही है, वो क्या हो जाएगा, पॉजिटिवली चार्ज। और हाइड्रोलिटिक बॉन्ड फिशन किन टाइप के कोवलेंट बॉन्ड्स में, ये कंपाउंड्स में होगी, देखिए होमोलिटिक कहाँ पे हो रही है, होमोलिटिक हो रही है जहाँ पे नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड्स हैं, और हाइड्रोलिटिक यूजुअली वहां पे होगी जहाँ पे पोलर कोवलेंट कंपाउंड्स होंगे, उनमें क्या होगी, हाइड्रोलिटिक बॉन्ड फिशन होगी। तो यहाँ पे इसके बाद एक बड़ी इंपॉर्टेंट टर्म है जो कि अक्सर बच्चे गलत पढ़ते हैं, ये क्या है, कार्बोकैटायन फॉर्मेशन। और कुछ जो हमारे स्कॉलर बच्चे होते हैं वो इसको कार्बोकेशन फॉर्मेशन भी पढ़ते हैं। बहरहाल ये कार्बोकेशन फॉर्मेशन नहीं है, ये क्या है, कार्बोकैटायन फॉर्मेशन। तो सबसे पहले देखते हैं कि कार्बोकैटायन होता क्या है। A species which contains a carbon atom with positive charge is known as carbocation. A species which contains carbon atom with positive charge is known as carbocation. कोई एक ऐसी स्पीशीज जिसमें कार्बन एटम पे क्या हो, पॉजिटिव चार्ज आ जाए, तो वो क्या होगी, कार्बोकैटायन। कार्बोकैटायन कैसे बनता है, कार्बोकैटायन उन कंपाउंड्स में बनता है जहां पर कार्बन एटम जो है वो किसके साथ बॉन्डेड होता है, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव हेटेरो एटम्स लाइक ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन, ब्रोमीन, सल्फर एक्स्ट्रा। तो ऐसे एटम्स के साथ जब कार्बन बॉन्डेड होता है, तो ये जो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, ये क्या करते हैं, ये जब लीव करते हैं तो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन अपने साथ ले जाते हैं, उस सूरत में कार्बोकैटायन बनेगा। देखिए हमारे पास एक एग्जांपल है, ये टर्शरी ब्यूटाइल क्लोराइड है, इसमें कार्बन क्लोरीन बॉन्ड टूट रहा है। तो ये बॉन्ड इस तरह से टूट रहा है कि ये क्लोरीन पूरा पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो अपने साथ लेके जाएगा। जब ये दोनों इलेक्ट्रॉन या शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लोरीन पे शिफ्ट हो जाएगा तो क्लोरीन पे आ जाएगा नेगेटिव चार्ज, लेकिन कार्बन के पास तो कुछ नहीं होगा,
बल्कि कार्बन क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, जिसकी वजह से क्या आ जाएगा कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज, जिसकी वजह से हम इसको क्या कह रहे हैं, ये जो एक आयन बना है ये क्या है, कार्बोकैटायन है। अब ये जो एक स्पीशी बनी है ये क्या है, कार्बोकैटायन, क्योंकि इस स्पीशी में कार्बन पे क्या मौजूद है, पॉजिटिव चार्ज मौजूद है। तो हमने डिफाइन किया है अभी कि कोई एक ऐसी स्पीशी जिसमें कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज हो वो क्या कहलाएगी, कार्बोकैटायन। तो ये हमारे पास क्या है, कार्बोकैटायन। यहाँ पर हेटेरोलिटिक बॉन्ड फिशन हुई है जी। तो नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ रिएजेंट्स। टाइप्स ऑफ रिएजेंट्स में हम डिस्कस करेंगे फ्री रेडिकल्स, इलेक्ट्रोफाइल्स और न्यूक्लियोफाइल्स जी। तो इसके बाद है टाइप्स ऑफ रिएजेंट्स। टाइप्स ऑफ रिएजेंट्स में हम फ्री रेडिकल, इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल पे बात करेंगे और देखेंगे कि ये क्या होते हैं। तो सबसे पहले टाइप्स ऑफ रिएजेंट्स। देखिए जब केमिकल रिएक्शन होता है तो यूजुअली क्या होता है कि एक स्पीशी जो है वो अटैक करती है किसी दूसरी स्पीशी पे। एक सब्सटेंस किसी दूसरे सब्सटेंस पे क्या करता है, अटैक करता है। जैसा यहाँ पर जो सब्सटेंस अटैक करता है या अटैकिंग स्पीशी, आप उसे अटैकिंग रिएजेंट या रिएजेंट बोलते हैं, और जो स्पीशी अंडर अटैक है, जिस पे अटैक हो रहा है, वो क्या है, वो सबस्ट्रेट। जो आपकी अटैकिंग स्पीशी है वो आपका रिएजेंट, वो कोई भी चीज हो सकती है, वो आपका फ्री रेडिकल हो सकता है, वो आपका न्यूक्लियोफाइल हो सकता है, लेकिन जिस पे अटैक हो रहा है वो क्या है, वो सबस्ट्रेट है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ रिएजेंट्स पे, और टाइप्स ऑफ रिएजेंट्स में किस पे, फ्री रेडिकल। फ्री रेडिकल क्या है, एन एटम और अ ग्रुप ऑफ एटम हैविंग अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो एक ऐसी स्पीशी जिस पे एटम या ग्रुप ऑफ एटम पे क्या मौजूद हो, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मौजूद हो, या जिसको हम सिंगल इलेक्ट्रॉन कहते हैं, सिंगल इलेक्ट्रॉन मौजूद हो, तो रेडिकल। एक ऐसी स्पीशी जो कि क्या कंटेन कर रही हो, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कंटेन कर रही हो, उसको क्या कहेंगे, फ्री रेडिकल। जैसे कि Cl फ्री रेडिकल, हाइड्रोजन फ्री रेडिकल, CH3 फ्री रेडिकल, CH3COO एसीटेट फ्री रेडिकल, और ये मिथाइल फ्री रेडिकल। अब ये जो फ्री रेडिकल स्पीशीज है ये लॉन्ग लिव्ड नहीं होती, ये स्टेबल नहीं होती, इंस्टेड ये क्या होती हैं, दे आर शॉर्ट लिव्ड। और शॉर्ट लिव्ड किस वजह से हैं, क्योंकि ये एक्सट्रीमली रिएक्टिव स्पीशीज होती हैं, ये रिएक्ट करती हैं अदर सब्सटेंसेस से। और क्यों रिएक्ट करती हैं, किस वजह से रिएक्ट करती हैं, ड्यू टू देयर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज दैट टेंड टू पेयर अप। ये जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन स्पीशी है वो क्या, उसकी क्या टेंडेंसी है कि उसका इलेक्ट्रॉन जो सिंगल इलेक्ट्रॉन है वो क्या हो जाए, पेयर अप हो जाए, जिसकी वजह से ये फ्री रेडिकल स्पीशीज जो होते हैं ये क्या होती हैं, ये हाईली रिएक्टिव होते हैं और शॉर्ट लिव्ड होते हैं जी। तो फ्री रेडिकल्स के बाद नेक्स्ट जो बड़ी इंपॉर्टेंट टर्म है वो क्या है, इलेक्ट्रोफाइल्स। इलेक्ट्रोफाइल्स क्या होते हैं, कैसे सब्सटेंस होते हैं, उस पर बात करते हैं। देखिए इलेक्ट्रोफाइल्स जो हैं क्या होगा, कोई एटम या ग्रुप ऑफ एटम जो कि क्या करेगा, दैट एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन पेयर टू फॉर्म अ न्यू बॉन्ड। एक ऐसी स्पीशी जो कि नया बॉन्ड बनाने के लिए इलेक्ट्रॉन पेयर किसी और सब्सटेंस से एक्सेप्ट करेगा, तो उस सब्सटेंस को जो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करेगा वो क्या कहलाएगा, इलेक्ट्रोफाइल। जो सब्सटेंस इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करेगा न्यू बॉन्ड बनाने के लिए वो क्या कहलाएगा, इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल्स जो होते हैं दे आर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज। इलेक्ट्रोफाइल्स आर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सब्सटेंसेस। कैसे सब्सटेंस होते हैं, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सब्सटेंसेस होते हैं, इन पे इलेक्ट्रॉन्स की कमी होती है, ठीक है। तो इनकी कोशिश क्या होती है कि इनको कहीं से इलेक्ट्रॉन मिल जाए, लिहाजा इसी वजह से इनको इलेक्ट्रॉन लवर्स भी कहते हैं। अब मामला ये है कि चूंकि ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते हैं तो ये कौन सा चार्ज कैरी करेंगे, तो इलेक्ट्रोफाइल्स या तो पॉजिटिवली चार्ज होंगे या फिर क्या होंगे, न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स। और ये जो न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स होंगे ये भी क्या होंगे, ये भी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होंगे। अच्छा इनका क्या क्राइटेरिया होगा उस पर मैं आपको बताता हूँ। देखिए अब एग्जांपल्स में अगर हम देखें तो CH3 यहाँ कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है, यानी कि ये एक कार्बोकैटायन है, तो नजर आ रहा है इस पे पॉजिटिव चार्ज है, तो इसको इलेक्ट्रॉन की जरूरत है।
और इसको इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, और ये इन सर्च ऑफ इलेक्ट्रॉन है। जैसा ये क्या है, इलेक्ट्रोफाइल। इसी तरह से H पॉजिटिव, Br पॉजिटिव, NO2 पॉजिटिव। देखिए BF3 और SO3 इन पे तो कोई चार्ज नहीं है, तो फिर ये क्यों इलेक्ट्रोफाइल है? उसकी वजह ये है कि अगर आप BF3 को देखें तो BF3 जो है बॉन्डिंग करने के बावजूद इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, बल्कि बोरान की सराउंडिंग में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 6 इलेक्ट्रॉन। और दूसरा बोरान के साथ हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम F जुड़ा है, जो कि इसके इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ कर रहा है। जैसा एक तो बोरान का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, और दूसरा इसके साथ हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव फ्लोरीन एटम्स जुड़े हैं, जिसकी वजह से BF3 में ये जो बोरान होगा, ये क्या होगा, ये इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर होगा, ये बिहेव करेगा एज एन इलेक्ट्रोफाइल। ओवरऑल तो ये मॉलिक्यूल ही इलेक्ट्रोफाइल है, लेकिन इसमें जो इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है वो कौन होगा, बोरान। अच्छा, सिमिलरली SO3 का मामला जो है, अब SO3 जो है ये ऑक्टेट वायलेट कर रहा होता है। यहाँ इलेक्ट्रॉन्स की डेफिशिएंसी नहीं है, ये ऐसा नहीं है कि सल्फर जो है वो इलेक्ट्रॉन्स इसके पास कम है, नहीं, ये तो 8 से ज्यादा इसके सराउंडिंग में इलेक्ट्रॉन्स हैं, 4 ये 4 ये 4 ये। लेकिन मामला ये है कि यहाँ पर भी क्या अटैच हैं, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, जो कि ऑक्सी सल्फर को सराउंड करें, जिसकी वजह से ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेंगे सल्फर से, और सल्फर जो है दैट बिकम्स सिग्निफिकेंटली पार्शियल पॉजिटिवली चार्ज, जिसकी वजह से ये सल्फर जो है SO3 का, ये बिहेव करता है इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर के तौर पे। तो SO3 मॉलिक्यूल एज ए होल इलेक्ट्रोफाइल होगा, लेकिन इसमें जो इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर होगा वो कौन होगा, वो ऑक्सीजन नहीं होगा, बल्कि क्या होगा, सल्फर होगा। जी, तो लास्ट पे देखते हैं न्यूक्लियोफाइल कैसे सब्सटेंस होते हैं। न्यूक्लियोफाइल्स ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो कि इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करते हैं। कोई एटम या ग्रुप ऑफ एटम, कोई एटम या ग्रुप ऑफ एटम जो कि क्या करेगा, जो कि डोनेट करेगा पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म अ न्यू बॉन्ड, इज नोन एज अ न्यूक्लियोफाइल। कोई एक ऐसा सब्सटेंस, कोई एक ऐसा एटम, कोई एक ऐसा ग्रुप ऑफ एटम जो कि इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा, क्या बनाने के लिए, कोवलेंट बॉन्ड बनाने के लिए, तो ऐसा एटम या ग्रुप ऑफ एटम क्या कहलाएगा, न्यूक्लियोफाइल। अब न्यूक्लियोफाइल्स जो होते हैं, दे आर इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज, दे आर इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज। और चूंकि ये इलेक्ट्रॉन रिच होते हैं, तो एज इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज जो होते हैं, ये कैसे होते हैं, इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज नेगेटिवली चार्ज होते हैं। इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज कैसे होते हैं, नेगेटिवली चार्ज। यहाँ फिर कुछ न्यूट्रल एटम्स जो है, जो कि लोन पेयर कंटेन करे होंगे, वो भी कैसे बिहेव करेंगे एज ए न्यूक्लियोफाइल। जैसे कि कुछ एग्जांपल्स हैं हमारे सामने, जैसे OH नेगेटिव है, CN नेगेटिव है, Br नेगेटिव है, CH3 नेगेटिव है। अच्छा, अब अगर कार्बन पे नेगेटिव आ जाए अल्काइल रेडिकल्स में, तो ये जो कार्बन है, इसको फिर कार्बोकैटायन नहीं कहना। कार्बोकैटायन तब होगा जब कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज होगा, ये क्या होगा, कार्ब एनाइन। ये क्या होगा, कार्ब एनाइन। तो ये CH3 नेगेटिव जो है, ये भी बिहेव करेगा एज ए न्यूक्लियोफाइल। इसी तरह से C2H5O नेगेटिव, ये क्या है, एथॉक्साइड आयन है, ये भी कैसा होता है, न्यूक्लियोफिलिक होता है, काफी स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफिलिक होता है। अच्छा, अब एंड पे कुछ स्पीशीज हैं, जैसे NH3 है, वाटर है, या अल्कोहल का जनरल फार्मूला लिखा है, तो अमोनिया या वाटर या अल्कोहल मॉलिक्यूल्स जो हैं, ये भी क्या हैं तो न्यूट्रल स्पीशीज, लेकिन ये क्या कैरी कर रहे हैं, लोन पेयर कैरी कर रहे हैं। लोन पेयर कैरी करने की वजह से ये क्या डोनेट कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर सकते हैं नया बॉन्ड बनाने के लिए, तो ये भी बिहेव कर सकते हैं एज ए न्यूक्लियोफाइल। लेकिन जाहिर है यहाँ पर जो नेगेटिवली चार्ज न्यूक्लियोफाइल्स हैं, दे आर मच स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल एज कम्पेयर टू न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल्स। यानी कि नेगेटिवली चार्ज न्यूक्लियोफाइल जो होता है, वो क्या होते हैं, वो स्ट्रॉन्ग होते हैं एज कम्पेयर टू उन न्यूक्लियोफाइल्स के जो कि यूजुअली न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल होते हैं। अब यहाँ पर हमने जितनी एग्जांपल्स यहाँ पर देखी हैं, उससे पहले तो हमने आयोनिक स्पीशीज देखी है, यहाँ आयंस हैं, ये चंद एक मॉलिक्यूल्स हैं। तो अब यहाँ जो टर्म है इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर या इलेक्ट्रोफिलिक मॉलिक्यूल या न्यूक्लियोफिलिक, ये सिर्फ और सिर्फ किसके लिए वैलिड नहीं है, आयंस के लिए नहीं है, बल्कि हमें पता है कि हमारे बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बाय नेचर कैसे होते हैं, पोलर होते हैं। तो वो क्या कैरी करेंगे,
पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव चार्ज। तो इसका मतलब है कि इन मॉलिक्यूल्स में वो जो पार्शियल पॉजिटिवली चार्ज सेंटर होगा वो क्या होगा, वो इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर होगा। वो पार्शियल पॉजिटिव चार्ज उस सेंटर को क्या बनाएगा, इलेक्ट्रोफिलिक। जबकि इसी तरह पार्शियल नेगेटिवली चार्ज जो सेंटर होगा वो क्या होगा, वो न्यूक्लियोफिलिक होगा। हमारे पास कुछ एग्जांपल्स हैं, ये देखिए CH3OH। अब यहाँ पे कार्बन पे क्या होता है, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, तो ये कार्बन जो है वो क्या है, इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है। जबकि ऑक्सीजन जो है ये क्या है, पार्शियल नेगेटिवली चार्ज है, और यहाँ इस पे लोन पेयर भी होते हैं। तो ये जो है ये क्या होगा, ये न्यूक्लियोफिलिक सेंटर होगा। ऑर्गेनिक मेटल बॉन्ड है, यानी कि अल्काइल ग्रुप का मेटल के साथ बॉन्ड है। तो यूजुअली तो अल्काइल ग्रुप जो है जब इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स के साथ बॉन्डेड होते हैं तो ये पार्शियल पॉजिटिव चार्ज ही कैरी करते हैं। और मोस्ट ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शंस में आप देखेंगे कि ये क्या होंगे, इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर ही होंगे। लेकिन अगर कहीं पे अल्काइल ग्रुप मेटल के साथ बॉन्ड बना रहा होगा तो फिर कार्बन जो है वो क्या होगा, वो पार्शियल नेगेटिवली चार्ज होगा, और जो मेटल होगा वो क्या करेगा, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज कैरी करेगा। उस सूरत में आपका कार्बन जो है वो क्या बन जाएगा, न्यूक्लियोफिलिक बन जाएगा। बिल्कुल सेम सिचुएशन डेवलप होती है किसमें, ग्रिग्नार्ड में। अब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जो है हम ऑर्गेनिक में भी पढ़े हैं इसको, तो यहाँ पे देखिए ये कार्बन मैग्नीशियम से बॉन्डेड है। ये कैसा है, न्यूक्लियोफिलिक कार्बन। आल्दो के कार्बन ज्यादातर केसेस में न्यूक्लियोफिलिक नहीं होगा ऑर्गेनिक रिएक्शंस में, लेकिन अगर वो मेटल के साथ बॉन्ड बना रहा होगा तो उसमें पार्शियल नेगेटिव चार्ज आएगा, और पार्शियल नेगेटिव चार्ज आने की वजह से वो क्या बिहेव करेगा, एज ए न्यूक्लियोफिलिक सेंटर। और इस सूरत में इस जो कार्बन है इससे अटैक हो सकेगा ऑन इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर। सो ये है आपका न्यूक्लियोफाइल और उसकी एग्जांपल्स, और आखिर में हमने थोड़ी सी डिस्कशन की कि ऐसे न्यूट्रल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स जिन पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज मौजूद हो तो क्या वहाँ पे इलेक्ट्रोफिलिक और न्यूक्लियोफिलिक सेंटर हो सकते हैं, तो यस हो सकते हैं। हमने कुछ एग्जांपल्स भी यहाँ पर देखी हैं। तो इसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि ऑर्गेनिक रिएक्शंस जनरली कितनी कैटेगरीज के हैं, और मे भी हम उनका मैकेनिज्म भी नेक्स्ट लेक्चर में कुछ चंद एक जो फेमस मैकेनिज्म है उनको भी नेक्स्ट लेक्चर में भी हम डिस्कस करें।